हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर डायरेक्टिंग चैप्टर। पूरा एक साथ हम लोग कवर करेंगे। इसके साथ में इसके प्रीवियस सारे चैप्टर्स जो है मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। एंड 4 सेट एमसीक्यूज के वो भी अपलोडेड है चैनल के ऊपर, आप उन्हें भी देखिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। डायरेक्टिंग, सबसे पहले मीनिंग। तो डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या होता है कि मैनेजमेंट का वो वाला फंक्शन जो इन्वॉल्व होता है गाइडेंस के लिए, सुपरविजन के लिए, मोटिवेशन के लिए, या फिर एम्प्लॉयज़ को लीड करने के लिए, ताकि वो अच्छे से काम कर सके और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके, उसको कहा जाता है डायरेक्टिंग। ये क्या करता है डायरेक्टिंग? ये कन्वर्ट करता है प्लान्स को इनटू एक्शन। और कैसे करेगा? ये इन्फ्लुएंस करेगा ह्यूमन के बिहेवियर को। सो मोटे मोटे तौर पे डायरेक्टिंग क्या हो गया? ये एक इन्फ्लुएंस करने की एक्टिविटी हो गई जिसकी वजह से एम्प्लॉयज अच्छे से काम करते हैं। फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग: इनिशिएट्स एक्शन। तो डायरेक्टिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क से। एंड एक्टिवेट्स ऑल अदर फंक्शंस, मतलब बाकी के फंक्शंस को एक्टिवेट करने का काम किसका है? डायरेक्टिंग का। टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। डायरेक्टिंग क्या है? हर एक लेवल पे होती है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कंटिन्यूस प्रोसेस, लाइक ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, डायरेक्टिंग भी कंटिन्यूस प्रोसेस है। फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो डायरेक्टिंग में क्या होता है? जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं वो टॉप टू बॉटम अप्रोच में प्रोवाइड किए जाते हैं। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। सो डायरेक्टिंग का जो फोकस है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। तो इसका मेन फोकस यही है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अच्छे से अचीव किया जा सके। ह्यूमन एलिमेंट। डायरेक्टिंग में क्या होता है कि सभी जगह जो ह्यूमन बिहेवियर है, मतलब जो भी एम्प्लॉयज है वो काम करते हैं, तो इनके रिलेशनशिप को मेंटेन करके और उनसे काम करवाया जाता है। आगे जब हम लोग लीडरशिप की स्टाइल्स देखेंगे तब आपको ये पॉइंट और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ह्यूमन बिहेवियर एंड रिलेशनशिप से ही डील करना रहता है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन लीडरशिप को, या सॉरी, डायरेक्टिंग को ह्यूमन एलिमेंट भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग: ये इनिशिएट एक्शन करने में हमारी हेल्प करता है। इंटीग्रेट एम्प्लॉइज एफर्ट्स। जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनके सारे एफर्ट्स को एक जगह इकट्ठा करवाना। इंडिविजुअल एफर्ट्स से उनको कोऑर्डिनेटेड मैनर में अरेंज करेंगे एंड उनका एक जगह एफर्ट लेके आएंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। मीन्स ऑफ मोटिवेशन। तो डायरेक्टिंग हेल्प करता है लोगों को एनकरेज करने में ताकि उनकी परफॉर्मेंस को बेटर किया जा सके। फैसिलिटेट्स चेंज। चेंज को एडॉप्ट करने में भी डायरेक्टिंग हमारी हेल्प करता है। स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। सो जब एम्प्लॉयज के बीच में या सबॉर्डिनेट्स के बीच में डिसिप्लिन मेंटेन होगा, वो अच्छे से हंसी खुशी से काम करेंगे, तो स्टेबिलिटी एंड बैलेंस ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। सो बाय दिस वे डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इंप्रूव द स्टेबिलिटी एंड बैलेंस बाय मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड हार्मनी। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग: सबसे पहले आता है सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब होता है कि कंटिन्यूस बेसिस पे निगरानी रखना सारे एम्प्लॉयज के ऊपर, और उनको जब भी जरूरत पड़े उनको गाइडेंस प्रोवाइड करना ताकि वो काम को अच्छे से कर सके। इन केस दे आर हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, उसका भी सोल्यूशन वो लोग प्रोवाइड करेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी वजह से? किसकी? सुपरविजन की वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, डिसिप्लिन बना रहता है, क्योंकि एम्प्लॉयज को मालूम है ना कोई है देखने वाला। रिड्यूसेस वेस्टेज एंड बिल्ड्स गुड रिलेशनशिप, और अच्छा हेल्दी एटमोसफियर वहाँ पे डेवलप होगा। नेक्स्ट आता है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या है? एक प्रोसेस है स्टिमुलेशन की, जहाँ पर लोगों के बिहेवियर को या उनके एक्ट को स्टिमुलेट किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। यहाँ पर 3 टर्म्स आपको याद रखनी है: मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर। सो मोटिव क्या हो गया? ये आपकी इंटरनल नीड हो गई या कोई इच्छा हो गई जो डिराइव करती है आपको, जिसकी वजह से आप कोई एक्शन लेते हैं। मोटिवेशन क्या हो गया? मोटिवेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू लोगों को एनकरेज किया जाता है। मोटिवेटर क्या है? आर रिवॉर्ड्स दैट सेटिस्फाई नीड। तो मोटिवेटर्स क्या हो गया? वो रिवॉर्ड हो गया जो सेटिस्फाई करते हैं किसी भी पर्टिकुलर नीड को। फीचर्स ऑफ मोटिवेशन: फर्स्ट, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो मोटिवेशन क्या है? एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है जो कि डिपेंडेंट होता है या तो ह्यूमन के बिहेवियर पे, फीलिंग के या नीड के ऊपर, और इट वर्क्स बाय इन्फ्लुएंसिंग द माइंड ऑफ इंडिविजुअल। मतलब लोगों, कुल मिला के यही बात आती है कि लोगों के दिमाग के साथ में आपको खेलना है, साइकोलॉजिकल नीड को उनकी फुलफिल करना है। अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो काम कर लेंगे। गोल ओरिएंटेड होता है। मोटिवेशन क्या करता है? लोगों को डायरेक्ट करता है, इंप्रेस को डायरेक्ट करता है टुवर्ड्स द वर्क जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स उनको अचीव करवाने के लिए। कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक बार मोटिवेट कर दिया और काम खत्म हो गया, नहीं। जब भी रिक्वायरमेंट रहेगी कंटिन्यूस बेसिस पे आपको लोगों को मेंटेन सॉरी मोटिवेट करना पड़ेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशन दोनों तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव भी। आप लोगों को हो सकता है घर वालों ने बोला कि इतने परसेंट बना लेगा तो ये दिला देंगे वो दिला देंगे, या फिर बाहर पढ़ने भेज देंगे, हॉस्टल का डर दिखाया होगा कभी छुट्टे रहे होंगे तो दोनों तरीके से पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए दोनों तरीके से समझाया जा सकता है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है।
मोटिवेशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बिकॉज अलग अलग लोगों के लिए जो मोटिवेशन के फैक्टर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनकी नीड अलग अलग होती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, मतलब हर एक आदमी को आप एक ही तरीके से नहीं समझा सकते हो। हर अलग अलग व्यक्ति के लिए, हर अलग अलग पर्सन के लिए आप मोटिवेशन के फैक्टर्स अलग अलग होंगे, बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इंडिविजुअल बेस्ड मोटिवेशन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दैट इज व्हाट आई जस्ट सेड। मैस्लोज हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड, या फिर इसको क्या बोलेंगे, नीड थ्योरी भी बोलते हैं। तो ये क्या करती है, मैस्लो ने बताया था कि जो ह्यूमन नीड्स है इनको एक हायरार्की में अरेंज किया जा सकता है, एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ लोअर लेवल नीड्स लीड्स टू इमरजेंस ऑफ हायर लेवल नीड्स। मतलब क्या कि जो छोटी नीड्स जब पूरी होती जाएगी तो इसके बाद में आदमी अगली नीड्स के ऊपर जंप करता जाएगा। सबसे पहले आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, मतलब क्या कि बेसिक नीड्स होती हैं, इसको आप जो रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं, फूड वाटर शेल्टर, शेल्टर यहाँ पे शेल्टर की जगह शेल्टर भी लिख सकते हैं आप। सो बेसिक नीड्स है यहाँ पे जिनको पूरा किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाई दीज नीड्स बाय प्रोवाइडिंग वेजेस बेसिक फैसिलिटीज नेसेसरी फॉर लिविंग। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड कर देती है एम्प्लॉइज को ताकि वो खुश रहें बस। सेफ्टी नीड्स, दिस इंक्लूड सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम रिस्क, कोई सा भी इन केस अगर आ रहा है, जैसे जॉब सिक्योरिटी हो गई, किसी को डर है कि यार मेरे को नौकरी से तो निकाल देंगे, तो उनको एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देंगे, नहीं भाई अगर काम अच्छे से करता रहेगा तो निकालेंगे, तो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती है। सोशल नीड्स, दीज इन्वॉल्व बिलोंगिंगनेस, फ्रेंडशिप एंड एक्सेप्टेंस, मतलब आप एक ग्रुप में काम कर रहे हैं, वहाँ पे टीम आपको एक्सेप्ट कर रही है, आप अलग थलग नहीं पड़े हुए हैं, सभी लोग आपको साथ में लेके चल रहे हैं, अगर आप नहीं हो पा रहा है तो समझा रहे हैं, दोस काइंड ऑफ सोशल नीड्स कैन बी फुलफिल्ड। एस्टीम नीड, दिस इंक्लूड रेस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, स्टेटस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब आपका एक स्टेटस को बना हुआ है ताकि आपको अंदर से मोटिवेशन फील हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहे आपके अंदर। जिसके आते हैं प्रमोशन, अवार्ड्स एंड अप्रिसिएशन। इसकी वजह से क्या होता है कि जो एम्प्लॉय रहता है उसको वैल्यू फील होती है कि हाँ भाई लोग मेरी इज्जत करते हैं, मेरा भी कोई महत्व है, मेरा भी कोई इंपोर्टेंस है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ये हाईएस्ट लेवल होता है नीड का जहां पर आदमी पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोचता है और उसके फुल पोटेंशियल को अचीव करने की वो कोशिश करता है। अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड चैलेंजिंग वर्क हेल्प इन फुलफिलिंग दीज नीड्स। तो ये जो नीड है और उस नीड को कैसे फुलफिल किया जा सकता है, ये क्वेश्चंस आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। सो जस्ट डू अ थोरो रीडिंग ऑफ दीज थिंग्स। टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स, सो इंसेंटिव्स क्या होते हैं, ये रिवॉर्ड होते हैं जो एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं ताकि उन्हें मोटिवेट किया जा सके एंड उसके बाद में वो अच्छे से काम करे। मतलब कुल मिला के काम यही है कि भैया पैसे लो कुछ भी करो लेकिन काम ढंग से करो हमारे यहाँ पे। तो इंसेंटिव दो तरीके के होते हैं, एक फाइनेंशियल एक नॉन फाइनेंशियल। तो पहले फाइनेंशियल देख लेते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में क्या किया जाता है, एम्प्लॉयज को मॉनेटरी फॉर्म में रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। दे डायरेक्टली इंक्रीज एम्प्लॉयज इनकम एंड हेल्प इन सेटिस्फाइंग बेसिक सिक्योरिटी नीड्स। मतलब फाइनेंशियल इंसेंटिव में पैसे दे दिए ताकि उससे क्या होगा कि उसकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी एंड उसको उसकी जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल हो सकती है। तो ऐसी जो मोटिवेशन इस तरीके का या फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो है वो लोअर लेवल वाले एम्प्लॉयज को या वर्कर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसमें आता है आपका सैलरी एंड वेजेस। तो जो काम टाइम पे खत्म करेंगे उनको अच्छी सैलरी दी जाएगी, या फिर जिनने काम ज़्यादा कर दिया उनको अच्छा काम वो दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे। बोनस, एडिशनल पेमेंट होता है बोनस ओवर एंड अबव द सैलरी, और ये इसका बेस होता है परफॉर्मेंस या फिर प्रॉफिट। कमीशन, परसेंटेज ऑफ सेल, एनकरेजिंग एम्प्लॉयज टू इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस, मतलब अगर अच्छी सेल हुई तो एक हिस्सा एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कर दिया जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग, पोर्शन ऑफ कंपनीज प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एम्प्लॉयज क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, मतलब उनको भी लगता है कि हाँ यार प्रॉफिट शेयर किया तो हम भी मालिक बन गए कंपनी के, है नहीं बट बिलोंगिंगनेस का सेंस क्रिएट करने के लिए, और वो फिर क्या होते हैं मोटिवेटेड फील करते हैं। अलाउंसेस, एक्स्ट्रा पेमेंट सच एज हाउस रेंट, ट्रेवल अलाउंसेस, ये भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज किया जा सके। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव्स मींस रिवॉर्ड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस और आउटपुट। इससे क्या होता है कि जो वर्कर्स रहते हैं वो इफिशिएंटली काम करते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, इसका मीनिंग होता है कि ये नॉन मॉनेटरी होते हैं रिवॉर्ड्स, और ये साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। हायर लेवल जो नीड्स रहती है जैसे कि स्टीम या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली या इम्प्रूव, इसकी वजह से क्या होता है लॉन्ग टर्म मोटिवेशन मिलता है एम्प्लॉयज को। एंड जनरली ये मिडिल लेवल या हायर लेवल वाले जो एम्प्लॉयज रहते हैं उनके लिए इफेक्टिव होता है इस तरह का मोटिवेशन। पहला आता है स्टेटस, प्रोवाइडिंग हायर पोजीशन, उनका प्रमोशन कर दिया या फिर उनको ज़्यादा ऑथोरिटी प्रोवाइड कर दी, इसकी वजह से क्या होता है उनकी रिस्पेक्ट एंड इंपोर्टेंस इंक्रीज होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। रिकॉग्निशन, एप्रिशिएटिंग एम्प्लॉयज थ्रू प्रेज, अवार्ड्स, सर्टिफिकेट, इसकी वजह से क्या होता है मोरल बूस्ट होता है। जॉब एनरिचमेंट, मीनिंगफुल एंड चैलेंजिंग, मतलब काम उनको कठिन काम दे दिया जिसमें उनको लगे कि हाँ यार मजा आ रहा है काम करने में, तो
इससे भी उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज, प्रमोशन एंड ग्रोथ उनको प्रोवाइड किया जाता है ताकि एम्प्लॉयज मोटिवेटेड फील करे। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग, मतलब एम्प्लॉय से बोलते हैं भाई ये प्रॉब्लम आ रहा है, नाउ यू सजेस्ट कि क्या किया जा सकता है, तो उनको ऐसा फील होगा कि हाँ यार हमको भी इन्वॉल्व किया जा रहा है डिसीजन लेने में, एंड दे विल फील मोटिवेटेड एंड ज़्यादा अच्छे कमिटमेंट के साथ में वो लोग काम करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, पॉजिटिव एंड सपोर्टिव वर्क एनवायरमेंट बनाया जाता है ताकि जो लोग हैं वहाँ पे काम करने वाले उनको उनके अंदर जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो और उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाए। जॉब सिक्योरिटी, ये अश्योरेंस दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को कि अगर वो कंटिन्यूस बेसिस पे हमारे साथ में काम करेंगे तो उनको एक सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी उनके साथ में रहेगी, या फिर सेफ्टी और स्टेबिलिटी होने की वजह से एम्प्लॉयज ज़्यादा दिनों तक एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वाइस वर्सा, दोनों तरह से इसको समझा जा सकता है। नेक्स्ट आता है लीडरशिप। इसके ऊपर केस स्टडी बहुत पूछी जाती है लीडरशिप के स्टाइल्स के ऊपर, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। लीडरशिप क्या है? ये एबिलिटी होती है मैनेजर की कि वो इन्फ्लुएंस कर सके एम्प्लॉयज को, एंड उनके अंदर जो ज़्यादा विलिंगनेस क्रिएट कर दे वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, वो ज़्यादा एकदम क्या बोल सकते हैं इसको, बहुत ज़्यादा विलिंगनेस के साथ में, हार्ड वर्क के साथ में उसको अचीव करने में लग जाए। फीचर्स क्या होते हैं इसके? इन्वॉल्व्स इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, रिक्वायर्स फॉलोअर्स, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड डिपेंड्स ऑन सिचुएशन एंड रिलेशनशिप। तो लीडरशिप क्या हो गया? लोगों को इन्फ्लुएंस करने का एक मेथड है जहां पर फॉलोअर्स की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब एक अकेला आदमी नहीं बोल सकता कि मैं लीडर हूँ, दो चार से लोग तो चाहिए पीछे खड़े होने के लिए। देन इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, मतलब ये नहीं कि आज मैं लीडर बन गया कल नहीं बनूंगा, नहीं, रेगुलर बेसिस पे, एंड डिपेंड्स ऑन सिचुएशन एंड रिलेशनशिप। तो लीडरशिप क्या है? एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है जहां पर आपके कुछ फॉलोअर्स रहते हैं एंड उन फॉलोअर्स को लीडर जो है वो कंटिन्यूस बेसिस पे इन्फ्लुएंस करता रहता है। फिर आती है लीडरशिप की स्टाइल, तो ये पहला है हमारा ऑटोक्रेटिक, जहां पर भी ऑटो आ जाए वहां पे समझ लो कि भैया आदमी जो है वो थोड़ा दूसरे लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लीडर्स टेक डिसीजन अलोन, मतलब खुद से वो काम करेगा विदाउट कंसल्टिंग एम्प्लॉयज, कोई बातचीत नहीं करेगा, एंड सारा का सारा जो कंट्रोल रहेगा वो किसके पास में रहेगा? लीडर के पास में रहेगा। एडवांटेज क्या है इसका? ये पूछे जाते हैं। डिसीजन यहाँ पे फास्ट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रहेगा टीम के ऊपर, एंड जब सिचुएशन में ऐसी डिमांड हो कि अर्जेंट डिसीजंस लेने हैं उस समय पे इस तरह की लीडरशिप अच्छी होती है। डिसएडवांटेज क्या है? इसकी वजह से जो एम्प्लॉयज हैं उनका मोरल कम होता है, उनके अंदर क्रिएटिविटी कम हो जाती है, और लीडर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है एम्प्लॉयज की वो इंक्रीज हो जाती है, दैट इज द नेगेटिव फैक्टर। सुटेबिलिटी, ऐसी सिचुएशंस जहां पर इमरजेंसी है, या फिर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या फिर जहां पर क्विक डिसीजन लेना है, उस समय पे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल काम करती है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप, डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक जहाँ पे लीडर क्या करेगा? सभी से मिलजुल के बात करेगा, एंड देन सारे जो एम्प्लॉयज है उनको इन्वॉल्व करेगा डिसीजन मेकिंग में, पार्टिसिपेशन होगा सबका सब, जैसे वोट डालते हैं ना डेमोक्रेसी में, वैसे ही काम यहाँ पे काम करेंगे और डिसीजन लेने में वो सब हेल्प करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि लीडर इन्वॉल्व करता है एम्प्लॉयज को डिसीजन लेने के प्रोसेस में, एंड पार्टिसिपेशन को एनकरेज करता है। एडवांटेज क्या है इसका? जो ऑटोक्रेटिक के डिसएडवांटेजेस थे वो यहाँ पे एडवांटेज बन जाएंगे। मोरल इंक्रीज होगा सारे एम्प्लॉयज का, डिसीजन लेने की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, टीम वर्क को ये प्रमोट करेगा। डिसएडवांटेज क्या है? जो वहाँ पे एडवांटेज थे ऑटोक्रेटिक के वो यहाँ पे डिसएडवांटेज हो जाएंगे। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, डिसीजन लेने में देर लगेगी, अर्जेंट सिचुएशंस में इस तरह की प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जा सकता है। किन ऑर्गेनाइजेशन में सुटेबल होती है? वो ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर क्रिएटिविटी, इनोवेशन और एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है रादर देन द डिसीजन, उन ऑर्गेनाइजेशंस में डेमोक्रेटिक लीडरशिप को फॉलो किया जा सकता है। नेक्स्ट, फ्री रेन या लेजिस फेयर लीडरशिप, मतलब एम्प्लॉयज को कंप्लीट फ्रीडम देके रखी गई है कि तुम्हें दिखे जो करो, डिसीजन अपने हिसाब से ले लो, टास्क अपने हिसाब से परफॉर्म कर लो, लीडर को कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्रिएटिविटी का हाईएस्ट लेवल आपको देखने को मिलेगा, इनोवेशन होगी, जॉब सेटिस्फेक्शन एम्प्लॉयज के अंदर भर भर के रहेगा, और डिसएडवांटेज क्या रहेगा? कंट्रोल नहीं रहेगा, जो लीडर रहेगा उसका लीडर का कंट्रोल एम्प्लॉयज के ऊपर कुछ भी नहीं रहेगा, कंफ्यूजन होगा, कोऑर्डिनेशन खराब हो सकता है, डेफिनेटली होगा, नॉट हो सकता है, होगा। सुटेबिलिटी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर हाईली स्किल्ड वर्कर्स हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, सेल्फ मोटिवेटेड है, वहीं पर ये फ्री रेंज चल सकती है, अदरवाइज फ्री रेंज नहीं चल सकती है। नेक्स्ट एलिमेंट, कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन का मतलब होता है वो वाली प्रोसेस जहां पर आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट किया जाता है, बताया जाता है टू अदर पीपल, और ये एक एक्सचेंज की प्रोसेस है जहां पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। कम्युनिकेशन की प्रोसेस में क्या होता है? सबसे पहले एक सेंडर होता है, वो मैसेज भेजेगा एनकोडेड तरीके से, फिर एक चैनल होगा या फिर एक मीडियम होगा, मीडिया होगा, फिर आता है रिसीवर, रिसीवर उस भेजे गए मैसेज को डिकोड करता है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिकोडिंग वो फीडबैक देता है सेंडर को, एंड इस तरह से ये
सर्कल में कम्युनिकेशन चलता रहता है। यहाँ पे आता है सेंडर, यहाँ पे रिसीवर, एंड बीच में ये प्रोसेस चलती रहती है। कम्युनिकेशन के टाइप्स, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है जहाँ पर ऑफिशियल चैनल को फॉलो किया जाता है, रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं कम्युनिकेट करने के, स्केलर चेन बनी रहती है कि कौन किससे कम्युनिकेट कर सकता है, कौन किससे कम्युनिकेशन नहीं करेगा, सारी चीजें मेंशन रहती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में अनऑफिशियल तरीके से कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पे फास्ट कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन की स्पीड रहेगी वो थोड़ी स्लो रहेगी, डिसीजन मेकिंग फास्ट होगा, या फिर अफवाहें जो रहेगी वो यहाँ पे ज़्यादा फैलेगी और यहाँ पर कम फैलती है। डायरेक्शन वाइज कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन कैन बी बेस्ड ऑन द डायरेक्शन एज वेल। वर्टिकल कम्युनिकेशन मतलब इंक्लूड्स डाउनवर्ड ऑर्डर्स एंड अपवर्ड फीडबैक, मतलब टॉप लेवल से लोअर लेवल की तरफ ऑर्डर्स आएंगे एंड लोअर लेवल से टॉप लेवल की तरफ फीडबैक जाएगा। सो TOL LFT, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। देन आता है आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, टेक्स प्लेस बिटवीन एम्प्लॉइज ऑफ द सेम लेवल फॉर कोऑर्डिनेशन, मतलब दो डिपार्टमेंट हो गए आपके, एक हो गया फिनेंस, एक हो गया अकाउंट्स का या मार्केटिंग का ले लो। अब इसमें सेम लेवल के जो एम्प्लॉइज रहेंगे वो आपस में बातचीत कर सकते हैं और इसकी वजह से क्या होगा, जो कोऑर्डिनेशन है वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो सबसे पहला आता है इसमें सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं, वो वाले बैरियर्स जो लैंग्वेज, वर्ड्स, सिंबल की वजह से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं या अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको कहा जाता है सिमेंटिक बैरियर्स। सबसे पहले आता है बेडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, इफ द मैसेज इज नॉट क्लियर और प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड, मतलब या तो मैसेज को सही से नहीं बताया गया है या फिर उसका स्ट्रक्चर सही नहीं है, तो इसकी वजह से कम्युनिकेशन में गैप आ सकता है या फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं। डिफरेंट मीनिंग ऑफ वर्ड, कई बार क्या होता है कि जैसे डबल मीनिंग वाले वर्ड्स रहते हैं उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, तो जो वर्ड्स हैं उनका सिलेक्शन आपको बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। फॉल्टी ट्रांसलेशन, जो पर्सन मैसेज को रिसीव कर रहा है उसने गलत मीनिंग ले लिया, उसका गलत गलत मतलब निकाल लिया, तो भी जो मैसेज है कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। अनक्लेरिफाइड अजम्पशंस, जो सेंडर रहता है वो कुछ चीजें अपने मन से ही अज्यूम कर लेता है चीजें एक्सप्लेन करने के पहले ही, कि नहीं नहीं इसको तो ये चीजें आती होगी या इसको ऐसा समझ रहा होगा, तो आपको नहीं समझना है कि सामने वाला क्या समझ रहा है, आप उसको वैसे ही समझाएं जैसे एक किसी छोटे बच्चे को समझा रहे हैं। तो रिसीवर कई बार क्या होता है मिसअंडरस्टूड हो सकता है अनक्लेरिफाइड अजम्पशन की वजह से। टेक्निकल जार्गन, यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल वर्ड्स, मान लो आप किसी बायोमैथ वाले बच्चे के सामने जाके ये सिमेंटिक बैरियर और साइकोलॉजिकल बैरियर्स के बारे में बात करने लग जाओ तो उसको थोड़ी समझ में आएगा भैया कि किस चीज़ की बात कर रहे हो आप लोग। तो ये जो टेक्निकल जार्गन्स हैं वो सभी लोगों को समझ में नहीं आती है, इसकी वजह से हम लोगों को क्या करना चाहिए, लेमन लैंग्वेज में बात करना चाहिए या ऐसी लैंग्वेज में बात करना चाहिए, ऐसे वर्ड्स यूज करना चाहिए सो दैट कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। फिर आते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ये रिलेटेड होते हैं मेंटल स्टेट एंड इमोशंस से। पहला आता है लेक ऑफ अटेंशन, आपका ध्यान ही नहीं है कहाँ पढ़ा रहे हैं, तो इसकी वजह से कम्युनिकेशन में गैप आ जाता है, चीज़ें समझ में नहीं आती है। प्री मेच्योर इवेल्युएशन, कई बार क्या होता है लोग ओपिनियन बना लेते हैं, वो बोलते हैं ना डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, तो प्री मेच्योर इवेल्युएशन है, कवर देख के आप सारा जजमेंट लगाने की कोशिश कर जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देन इमोशनल फैक्टर, कई बार गुस्से में, स्ट्रेस में या डर की वजह से जो मैसेज है वो सही तरीके से नहीं पहुंच पाता या सही तरीके से लोग उसको ले ही नहीं पाते। देन लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, जो इन्फॉर्मेशन पास की गई थी वो अलग अलग लेवल पे पास होते होते उसमें ही कुछ खराबी आ गई, वो डिस्टॉर्ट हो गई इन्फॉर्मेशन, या फिर जिन लोगों को कम्युनिकेट करने की बोली गई थी आपसे, आपके घर वालों ने बोला भाई बाजार से सामान लेके जाना, आप में रिटेंशन एबिलिटी नहीं है, बाजार जाते जाते भूल गए क्या लेके आना था, फिर वापस से फोन करके पूछ रहे हैं या फिर लेके नहीं आए, तो काइंड ऑफ दिस थिंग्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, ये वाले बैरियर्स आते हैं स्ट्रक्चर की वजह से, पॉलिसी की वजह से। ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, स्ट्रिक्ट रूल्स हैं या फिर पॉलिसीज क्लियर नहीं है, इसकी वजह से क्या होता है जो कम्युनिकेशन है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, थोड़ा सा उसमें हर्डल्स आ जाते हैं। स्टेटस डिफरेंसेस, कई बार क्या होता है एम्प्लॉयज जो रहते हैं वो कम्युनिकेट करने में हेजिटेशन फील करते हैं, भाई ये हायर अथॉरिटी वाला पर्सन है इससे मैं कैसे बात कर सकता हूँ। देन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, पता ही नहीं है किसको किससे जाके बात करना है, तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया कि हायरार्की है तो सही लेकिन पता नहीं है कि कौन पर्टिकुलर किस प्रॉब्लम को एड्रेस करेगा, तो इसकी वजह से भी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन फैसिलिटी, लेक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल्स और टूल्स, अगर है ही नहीं आपके पास में तरीके ही नहीं है, मीडियम ही अवेलेबल नहीं है, तो फिर जो वर्ड्स हैं उनकी इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर आते हैं पर्सनल बैरियर्स, कुछ चीजें व्यक्ति पर्सन अपने मन से सोच लेता है, जैसे फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी टू अथॉरिटी, अरे उससे जाके बात करूंगा तो वो क्या सोचेंगे, सर नाराज हो जाएंगे, काइंड ऑफ दिस थिंग, तो सुपीरियर के सामने कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे या उतनी उनको अथॉरिटी है ही नहीं, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। देन लेक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर,
मैनेजर्स में नॉट कम्युनिकेट प्रॉपर्ली ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो मैनेजर के में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अपने सुपीरियर के पास में जाके बात कर सके। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, कई बार होता है का चलो छोड़ो यार क्या बात करना, तो अनविलिंगनेस होती है कम्युनिकेट करने की वजह से। तो एम्प्लॉइज क्या करते हैं, कम्युनिकेशन को अवॉइड कर देते हैं ड्यू टू लेक ऑफ इंटरेस्ट। पुअर लिसनिंग हैबिट, कई बार क्या होता है लोग सुनते नहीं है जो बात बताई जा रही है, एंड इसकी वजह से क्या होता है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। कम्युनिकेशन को किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, एंड बीइंग कॉमर्स स्टूडेंट आप लोगों का कम्युनिकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है ये। क्लैरिटी ऑफ आइडियाज, बात करने के पहले आपका आइडिया आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या बात करना है, क्यों करना है, रीजन, ऑल दोज थिंग्स शुड बी क्लियर इन योर माइंड। सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में बात करना है। प्रॉपर फीडबैक भी लेना है बात खत्म करने के बाद में। जब सामने वाला फीडबैक दे रहा है तो आपको अच्छे से सुनना है। ओवरलोड नहीं करना है इन्फॉर्मेशन का। इफ इन्फॉर्मेशन इज गेटिंग ओवरलोडेड देन डू जॉट इट डाउन, मतलब आप उसको लिख लें तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। इन केस, क्योंकि कई बार बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है, लिखते नहीं है, याद नहीं रहता है, तो ओवरलोडिंग हो जाएगी, तो ओवरलोडिंग नहीं करना है। यूज़ प्रॉपर चैनल सेलेक्ट, मतलब मीडियम भी करेक्ट आपको चूज करना है कम्युनिकेशन का, तभी वो इफेक्टिव होगा। अगर आपने मीडियम सही सेलेक्ट नहीं किया, मान लो जैसे एक्सेल लगानी है आपको बहुत बड़ी लंबी चौड़ी, एंड आप जा रहे हो भैया मैं एक एक करके घर घर जाके डिस्ट्रीब्यूट करूंगा पेम्पलेट को और फिर बताऊंगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप अखबार के अंदर फ्रंट पेज पे छाप दो तो सबको पता चल जाएगा। तो कम्युनिकेशन का जो चैनल है दैट शुड बी मीडियम, शुड बी करेक्ट। क्रिएटिव सपोर्टिव, क्रिएट सपोर्टिव एनवायरनमेंट, तो फ्रेंडली एंड ओपन एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसकी वजह से कम्युनिकेशन को एनकरेज किया जा सके। रिड्यूस नॉइस एंड डिस्टर्बेंस, मतलब जो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस होते हैं उनको मिनिमाइज करने की कोशिश की जानी चाहिए ताकि कम्युनिकेशन क्लियर हो सके। इंटर रिलेशनशिप ऑफ एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग मीन्स कि जितने भी एलिमेंट्स हैं डायरेक्टिंग के वो सब के सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ये कंक्लूजन वाला पॉइंट है ये। एंड जैसे सुपरविजन हो गया, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन आर इंटरकनेक्टेड। कम्युनिकेशन सपोर्ट्स लीडरशिप, लीडरशिप मोटिवेट एम्प्लॉय, सुपरविजन इंश्योर्स प्रॉपर एग्जीक्यूशन, टुगेदर दे हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली। तो कभी कभी हो जाता है कि पता चल गया कि कौन सा चैप्टर का आंसर है लेकिन पता ही नहीं चल रहा है कि यार आंसर याद नहीं आ रहा है, देन यू कैन डू वन थिंग, ये 3 लाइनें याद कर लेना, वहाँ पे काम आ जाएगा आपका। आई होप आपको कंटेंट समझ में आया होगा। शेयर करना वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।